कैसे, ठीक हो आप? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कई लोगों के आंसर्स भी आए हुए हैं। 3 क्वेश्चन दिए हुए थे आपको, एक तो करंट था उसका आंसर, और बाकी दो जो थे कंपोनेंट के थे। लास्ट वाले का 10 और 10 आया था, है ना, और एक और था, तो वो भी आंसर आप लोगों ने सही दिया है। ठीक है, अब आज टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे सम ऑफ वेक्टर एंड देयर डिफरेंस। क्या स्टार्ट करेंगे? सम ऑफ वेक्टर एंड देयर डिफरेंस। ठीक है, आइए सम ऑफ वेक्टर्स। ठीक, तो बच्चे हम लोग कैसे सम करते हैं? एकदम लॉजिकल, एकदम सिंपल सी ट्रिक वाली बात है। मान लीजिए वेक्टर ए है और ये क्या है? वेक्टर बी है। ठीक है, इनको ऐड करना है। तो ऐड करना मतलब आंसर निकालना, आंसर निकालना है मतलब रिजल्ट वेक्टर निकालना है, यही ना। तो रिजल्ट वेक्टर के लिए या तो आप इस वजह से ये नाम दे दिया कि पोलर वेक्टर है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ओ से, और ए तक गया है और फिर ये बी तक गया है। इसका आंसर निकालने के लिए या रिजल्ट निकालने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप ऐसा समझो, ओ से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। एक है आपके पास ओ ए और प्लस ए बी, और दूसरा रास्ता कौन सा है? डायरेक्ट ओ बी। तो मतलब आपके पास ये क्या हो जाएगा? ओ बी के बराबर। तो वेक्टर ओ ए कितना है? वेक्टर ए है। वेक्टर ए बी कितना है? वेक्टर बी है। और बराबर कितना है? वेक्टर ओ बी। और इसको मान लीजिए कि वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हो गया। अगर आपको ये भूल गया, आपको समझता नहीं है, तो आप क्या करो, जब भी आंसर निकालना है तो पहले वाले वेक्टर का टेल पकड़ना है और लास्ट वाले वेक्टर का हेड पकड़ना है। क्या करना है? पहले वाले वेक्टर का टेल पकड़ना है और लास्ट वाले वेक्टर का हेड पकड़ना है, दोनों को मिला दो। तो पहले वाले वेक्टर का हेड टेल क्या है? ये है, और लास्ट वाले वेक्टर का हेड कहाँ है? यहाँ है। इन दोनों को मिला दिया, तो यही क्या है? सम है, एंड दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझे? तो ये क्या है? वेक्टर सम है। क्या है बेटा? ये वेक्टर सम है ये। ठीक है, या रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या है ये? इसको बोलते हो रिजल्ट। ठीक है, या इसको बोलते हो आंसर। क्या बोलते हो? आंसर बोलते हो। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर सम। क्या बोलते हैं? वेक्टर सम बोलते हैं। ठीक, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई इसमें रॉकेट साइंस भी नहीं है। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये ऐसा 2 ही वेक्टर का सम नहीं कर सकते। आप कितने भी वेक्टर ले लीजिए, हम उसका सम कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये मान लीजिए वेक्टर बी है, ये मान लीजिए वेक्टर सी है। तो ये मान लीजिए ओ ए बी और सी है। ये बोले कि इनका रिजल्ट निकालो। तो रिजल्ट निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? ऐसे हर बार जरूरत नहीं है ऐसा बनाने की। आपने ऐसा बना दिया तो ठीक है, नहीं तो वेक्टर सी ऐसा अगर है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो क्या करना है? रिजल्ट निकालना है, आंसर निकालना है। तो पहले वाले वेक्टर का टेल और लास्ट वाले वेक्टर का हेड मिला दीजिए। या फिर ऐसा सोचिए, ए से सी तक जाने के कितने रास्ते हैं? एक ये वाला, एक डायरेक्ट है, तो ये ऐसा मिला दीजिए। तो जब हम इसको ऐसा मिलाएंगे तो ये हो गया ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर इक्वल टू ओ ए, सॉरी ओ लिखना था, हाँ ए लिखने दो, ए बी सी और डी। ये हो जाएगा ए डी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर और प्लस सी डी वेक्टर। क्या हुआ? ये जब हुआ आपके पास ये प्लस ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, तो ए बी सी। तो ए डी वेक्टर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। समझे? तो हम लिख सकते हैं इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो जब भी आपको आंसर निकालना है वेक्टर फॉर्म में, आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड मिला देना है। या फिर ऐसे सोचना है कि इस पॉइंट से यहाँ तक जाने के लिए कितने तरीके से जा सकते हैं। तो एक ये सम करते चले जाइए और ये डायरेक्ट चले जाइए,
तो ये जो डायरेक्ट वाला रास्ता होगा इन सारे सम के बराबर होगा या इनके वेक्टर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं। आइए मिटाइए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको हर बार वेक्टर सीक्वेंस में एक ही डायरेक्शन में दिया रहेगा। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, ये और ये। मान लीजिए आपके पास ऐसा है, ये O है, ये A है, ये B है, ये वेक्टर A है और वेक्टर B है। तो आपको सम निकालना है। तो सम निकालना है तो क्या करो, इसको मिला दो। इसको मिला दिया सर। जब OB बराबर हमने लिखा तो OB इक्वल टू OA प्लस AB लिखा हमने। तो OA वेक्टर कितना है? OA वेक्टर है आपके पास वेक्टर A और प्लस AB वेक्टर। तो जो AB वेक्टर है तो AB वेक्टर का डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ है, हम लोग जा रहे हैं ऊपर, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे माइनस। एक बार फिर से क्लियर करते हैं। जब हम AB में जा रहे होते हैं तो AB के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे होते हैं, बट B जो AB का डायरेक्शन है वो नीचे है, हम AB के डायरेक्शन ऊपर जा रहे हैं, मतलब AB के डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहे हैं। तो हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? माइनस लेना पड़ेगा। तो OB वेक्टर बराबर हो जाएगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो ये क्या आएगा? वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो हर बार हमको ऐसे प्लस प्लस ही नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा कि वेक्टर का डायरेक्शन किधर है। अगर हम वेक्टर की डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस लेंगे, और अगर हम वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट में जाएंगे तो हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया है। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक, आइए। जैसे मान लीजिए ये है, ऐसा वेक्टर है, फिर ऐसा वेक्टर है, फिर ऐसा वेक्टर है, और ये आपके पास मान लीजिए A है, B, C, D और E है। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B, इसका डायरेक्शन अपन थोड़ा उल्टा कर देते हैं। ठीक है, ये वेक्टर C है और ये वेक्टर D है। ठीक, तो आपको निकालना है AE वेक्टर। क्या निकालना है? AE वेक्टर। तो पहले वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड। तो पहला वेक्टर कौन है? A है। लास्ट वेक्टर कौन है? D है। पहले वेक्टर का हेड टेल कहाँ पे है? यहाँ पे है। D का हेड कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसको मिला दो, ऐसे लिख दो। ठीक है, या फिर ऐसा सोचो कि यहाँ से जाने A से E तक जाने के लिए एक रास्ता ये वाला है, और A से E तक जाने के लिए एक रास्ता डायरेक्ट ये है। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर? वेक्टर AE बराबर वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD और प्लस वेक्टर DE। तो वेक्टर AE इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर A है ना, AB A है ना, और प्लस BC वेक्टर B और प्लस CD वेक्टर C और प्लस D। ये गलत है। ये जो CD है ना, CD का डायरेक्शन नीचे है, और जब हम यहाँ से जा रहे थे तो कहाँ जा रहे थे? ऊपर जा रहे थे। तो इसको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेगा? प्लस माइनस वेक्टर C। वेक्टर AE बराबर क्या लेगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B माइनस वेक्टर C और प्लस वेक्टर D। तो ये जो AE का वैल्यू हो गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B माइनस वेक्टर C और प्लस वेक्टर D। आई होप ये भी आपको क्लियर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ध्यान रखेंगे कि हर बार प्लस नहीं लेना है। वेक्टर के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस लेंगे, और वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम माइनस लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन मान लीजिए हमने कितने ले लिए? 4 क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके लिए है। जैसे मान लीजिए ऐसा है, ये O है, A है, B, C, D और E है। ठीक है, ये वेक्टर A है, वेक्टर B है, वेक्टर C है, वेक्टर D है और वेक्टर E है। ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये भी ऐसा है। आपको निकालना है वेक्टर AE निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना? पहले वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड मिला देना है। ठीक है, ये इसको ऐसा ले लो। ठीक है, हालांकि टेल हेड का चक्कर नहीं हो सकता है, ये अपोजिट में भी है। तो क्या करना है? सबसे बेहतर कंसेप्ट है, मान लो ये वेक्टर ऐसा था तो फिर इसका हेड कहाँ पे था? नहीं था, इसका भी टेल ही है।
तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ध्यान रखते कि सर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के दो रास्ते, एक ऐसा घूम के जाने के लिए और दूसरा ऐसा, तो तुम इसको ऐसे मिला देगा। तो अभी क्या करो, इसको सिंपल कर देते हैं, तुम इसको ऐसे रखो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मिला देना है और जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपको कमेंट में बता देना है, ठीक है। तो OA, AB, BC, CD एंड D, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D और वेक्टर E। तो आपके पास डायरेक्शंस का ध्यान रखते हुए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़े। तो वेक्टर का सम हमको आने लग गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा नोट लिखते हैं अपन। जैसे बेटा मान लो वेक्टर A प्लस वेक्टर B है, तो इसको वेक्टर B प्लस वेक्टर A भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा डायरेक्ट हम लोग सीक्वेंस को इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या फिर ऐसा हम लिख सकते हैं, वेक्टर A है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसको लिख सकते हैं 2 वेक्टर A। या इसमें कोई कांस्टेंट A का मल्टीप्लाई कर दें तो इसको लिख सकते हैं K वेक्टर A, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। चौथा पॉइंट ये है, हमारे वेक्टर A है और प्लस वेक्टर B है और प्लस वेक्टर A अगेन है, ठीक है। ऐसा है, क्या है आपके पास वेक्टर A प्लस वेक्टर B एंड देन वेक्टर A, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, A प्लस A कितना 2A, तो 2 वेक्टर A और प्लस B हो जाएगा। फिफ्थ में ऐसा देख सकते हैं, मान लीजिए वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर B और प्लस 2 वेक्टर C और प्लस वेक्टर A। तो क्या होगा, जो सेम वेक्टर होंगे वो ऐड हो जाएंगे, 1 2, तो कितना हो जाएगा 2 वेक्टर A 1 2, क्या हो जाएगा 2 वेक्टर B 1 2, ये 2 है 2 वेक्टर C। तो क्या है आपके पास 2 वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B प्लस 2 वेक्टर C, सभी में कॉमन है 2, तो 2 कॉमन ले लोगे तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। तो ऐसा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। हालांकि बहुत सारी कहानी है वेक्टर में, पर जितनी यूज होती जाएगी हम लोग देखते चले जाएंगे, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, आपको ध्यान भी रहना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको ध्यान रहे, बार बार लिखिए इसको, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस ऑफ वेक्टर, ठीक है। डिफरेंस ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं, हम लोग सम ही करते हैं, लेकिन निगेटिव वेक्टर का कोई एक वेक्टर में सम कर देंगे तो वो डिफरेंस आएगा। कैसा, हम लोग वेक्टर में सम ही करेंगे, बट सम किसके साथ करेंगे, निगेटिव वेक्टर के साथ। तो निगेटिव वेक्टर के साथ जब सम करेंगे किसी वेक्टर का, तो उन दोनों वेक्टर का डिफरेंस ही आएगा। तो जैसे मान लीजिए आपके पास वेक्टर A है और ये कौन है बेटा, ये वेक्टर B है, ऐसा मान लीजिए। तो अगर हमको ये O है, O मान लीजिए, और ये A मान लीजिए और ये B, तो हमको अगर सम करना है ना, तो क्या करो, इसका मिरर इमेज लो, जैसे हमने कल बोला था। तो मिरर इमेज लेंगे, तो जब मिरर इमेज लेंगे बेटा तो ये क्या आएगा आपके पास, माइनस वेक्टर B। तो हमने तो अभी तक ये पढ़ा ना, तो ये क्या होता था, वेक्टर A प्लस वेक्टर B होता था। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से O से ये मान लीजिए B डैश है, तो O से B डैश जाने के रास्ते कौन से, एक तो ये है और दूसरा कौन सा है, एक ऐसे है और दूसरा कौन सा है, ये है। OA प्लस AB डैश है और दूसरा है OB डैश, मतलब OB डैश बराबर OA और प्लस AB डैश, है ना। हो जाएगा OB डैश बराबर वेक्टर A और प्लस माइनस वेक्टर B, तो वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज OB डैश, मतलब ये क्या हुआ, डिफरेंस। फिर से समझते हैं, जब भी दो वेक्टर का डिफरेंस लेना होगा, मान लीजिए आपके पास वेक्टर A है और वेक्टर B है, इन दोनों वेक्टर का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों वेक्टर का जब डिफरेंस लेना है तो वेक्टर A और वेक्टर B हमने ऐसा लिख दिया। फिर हमको इसका मिरर इमेज लेना है, तो मिरर इमेज लिया तो क्या आया, निगेटिव वेक्टर आया। निगेटिव वेक्टर आया तो ये ट्रायंगल बन रहा है। तो O से B डैश जाने के दो रास्ते हैं, OA प्लस AB डैश, और दूसरा रास्ता है क्या, OB डैश। OB डैश बराबर OA प्लस AB डैश, तो OB डैश बराबर वेक्टर A प्लस माइनस
वेक्टर बी, तो ओ बी डैश बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों को ये समझ गया है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब समझो बात को, ये वाली जो लाइन है किसकी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की। ये वाली लाइन कौन है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की। तो उनके बीच का एंगल कितना है, ये है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री दिख रहा है तो 90 डिग्री होगा, हो सकता है कि ये 0 हो। तो जो आप 0 क्यों, अगर b का वैल्यू छोटा होता तो a प्लस बी यहाँ आता, तो उसका मिरर इमेज भी यहाँ आता, तो ऐसा होता, तो उनके बीच का एंगल कम होता। अगर ये बहुत बड़ा होता b डैश तो ये यहाँ पे आता, और ये बड़ा होता तो फिर ये यहाँ पे आता, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। तो जो a प्लस बी है और a माइनस बी है, उनके बीच का एंगल 0 से लेके 180 के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है आपको, तो नोट करके लिख लीजिए, द एंगल बिटवीन वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b लाई बिटवीन 0 to 180 डिग्री। ठीक है, 0 से 180 के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है a प्लस बी और a माइनस के बीच में। अगर ये आपको नहीं समझा, मैं एक नया डायग्राम बना के फिर समझा देता हूं। आइए, जैसे मान लो बेटा आपके पास ये कौन है, वेक्टर a है और ये है वेक्टर b। ठीक है, छोटा लिया हमने, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या होगा, ये वाला होगा, और वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्या होगा, उतने बड़ा नीचे बना लीजिए, तो ये हो गया वेक्टर a माइनस वेक्टर b हो गया। तो इनके बीच का एंगल छोटा सा है, फिर हम b का वैल्यू बढ़ा लेते हैं, तो a प्लस b कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, और माइनस b कहाँ पहुंचेगा, और नीचे आएगा, क्योंकि जितना बड़ा उतना इमेज बनेगा। तो फिर ये कहाँ आ गया, a माइनस बी आ गया, तो फिर इनके बीच का एंगल क्या हो गया, और बढ़ गया। फिर अगर हम b को और बढ़ा लेते हैं तो कहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। तो जब b को और बढ़ाएंगे तो माइनस b भी और पीछे आएगा, तो फिर कहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे। तो ये हो गया a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। तो अब इनके बीच का एंगल और बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे b का वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का एंगल बढ़ता जाएगा। जैसे b का वैल्यू घटाएंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का एंगल घटता चला जाएगा। तो अगर b को पॉइंट बना दें तो एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर b को इंफिनिटी बना दें तो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 से 180 के बीच में होता है। 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। ठीक, आई होप आपको क्लियर है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी के बीच का एंगल होता है आपके पास 0 से 180 के बीच में। 0 भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है। ठीक, आई होप आपको क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर में कुछ ऐसा खास या कुछ स्पेशल नहीं है। जो मैग्नीट्यूड होता है वही रिजल्टेंट होता है। तो अगर अकेला वेक्टर है, वेक्टर a है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर a है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, a। या फिर हम लिखें ऐसा, तो ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये क्या है, डायरेक्शन, है ना। तो अगर ये वेक्टर है तो ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन, तो इसको हटा लो तो हो गया ना मैग्नीट्यूड। समझे बात को, नहीं समझे, क्या है कि हमारे पास ये वेक्टर रहता है, तो वेक्टर में ऊपर एरो है और नीचे a लिखा, तो a क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, और जो एरो है वो क्या बताता है, डायरेक्शन। एरो हटा ले, हो गया मैग्नीट्यूड। लेकिन ये सिंगल वेक्टर है तब आएगा। ठीक, अगर मान लो ये ऐसा है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो इसका मॉड निकालना है, तो ऐसा नहीं करेंगे दोनों एरो हटा दो और ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच का कुछ ना कुछ नॉन जीरो एंगल है। अगर इनके बीच का एंगल 0 रहेगा तो आप इसको a प्लस बी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इनके बीच का कुछ एंगल कुछ नॉन जीरो एंगल है तो हम लोग ऐसे इसका रिजल्टेंट नहीं लिख सकते हैं। तो रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे ये हम लोग देखेंगे। आइए, तो हमने हेडिंग क्या लिखी है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर लिखा है तो हमारे पास मान लीजिए
ये कौन है बेटा, यही पे डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक। ये वेक्टर क्या है, ए है, ठीक है, और ये कौन है, ये वेक्टर बी है मान लो। तो इनका जो सम होगा ये क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसका मॉड क्या होगा, रिजल्टेंट। आर स्टैंड फॉर रिजल्टेंट, ठीक। आइए, तो ये आर हमको निकालना है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। ओ मान लीजिए, ए मान लीजिए और बी मान लीजिए। तो ओ ए बी, तो ओ ए बी में ओ बी क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड कैसे निकालेंगे, तो मॉड निकालने के लिए अगर हम ये देखें तो ये जो ट्राइंगल है इसमें सबसे बड़ी साइड कौन है, ओ बी है। तो सबसे बड़ी साइड अगर ओ बी है तो उसका वैल्यू हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालते थे। तो पाइथागोरस थ्योरम केवल उस ट्राइंगल में लगता है, पाइथागोरस थ्योरम केवल उस ट्राइंगल में लगता है जिस ट्राइंगल, जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो। मतलब पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ये तो है नहीं, तो हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो क्या करते हैं सर, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया और इसको हमने ऐसा क्या किया, मिला दिया। नॉर्मल है तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एन लिख दिया। तो अगर अब हमको ओ बी निकालना है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ एन स्क्वायर और प्लस एन बी स्क्वायर। बिल्कुल सही सर, बट ओ एन जो है वो कितना है, ओ ए प्लस ए एन है, ठीक। तो हमको ए एन पता करना है और एन बी पता करना है। तो हम इसको ओ बी को निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये बी है, अगर मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है तो ये वेक्टर ए का हेड है और ये वेक्टर बी का क्या है, टेल है। तो ये अगर हम इसको आगे खिसका दें तो दिस इज द एंगल बिटवीन ए और बी। क्यों, क्योंकि अगर ये ए है तो ए को खिसकाएगा तो ए का टेल यहाँ आएगा ना। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर ऑलवेज टेकन बिटवीन हेड हेड और टेल टेल। तो अगर हम इसको खिसकाएंगे तो यहाँ टेल टेल आ जाएगा। तो बी का टेल और ए का टेल के बीच का एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया है। तो अब ये जो बी है तो ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ये क्या है, अपोजिट है, और ये क्या है, एडजेसेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर इस ए एन अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए बी मतलब एडजेसेंट अपान हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, cos थीटा हो जाएगा। तो an जो होगा वो कितना हो जाएगा, ab cos थीटा हो जाएगा। तो an आपको मिलेगा b cos थीटा मिलेगा। ये कितना मिला बेटा, b cos थीटा। सिमिलरली ये क्या मिलेगा, b sin थीटा। क्यों, क्योंकि bn अपान ab तो अपोजिट अपान हाइपोटेनियस बराबर sin थीटा। ये हो जाएगा bn अपान ab बराबर ये हो जाएगा sin थीटा। तो bn इक्वल टू ab sin थीटा। तो bn इक्वल टू a कितना, b कितना है, ab b है, तो हो जाएगा b sin थीटा। ये मिल गया आपको b sin थीटा, ठीक। तो हमको क्या चाहिए था, nb या bn और an चाहिए था। तो हम लोग इसको थ्योरम को कैसा लिख सकते हैं, ob स्क्वायर इक्वल टू oa और प्लस an का होल स्क्वायर और प्लस bn का होल स्क्वायर। ये क्या है, ON है, क्या है, ON है। हम इसको लिख सकते हैं सर OB का स्क्वायर इक्वल टू OA कितना, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है कुछ, ठीक। ये हो जाएगा OB का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस ये क्या है, x प्लस y का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy या x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये वाला है ना। तो मिलेगा ob स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा और प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लो तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ob स्क्वायर यहाँ से लिख देता हूँ, ob स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और प्लस b स्क्वायर इनटू
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ये हो जाएगा OB स्क्वायर, OB कितना है r, तो r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और प्लस b स्क्वायर, तो r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज द रिजल्टेंट, और इसको ही बोलते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड। वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। भाई 2ab cos थीटा तो लिख यहाँ पे, ये क्या होगा प्लस 2ab cos थीटा और प्लस b स्क्वायर। तो लगे भाई साहब, हाँ ठीक है। अच्छा लिखो, इसको फिर से समझाएंगे, लिखो। चलिए क्या किया है हमने, वेक्टर a लिया है, वेक्टर b लिया है, वेक्टर a वेक्टर b लिया है, तो यहाँ पे वेक्टर a भी लिख दो, वेक्टर a अच्छे से लिख देते हैं। ये वेक्टर a, ठीक, वेक्टर a है वेक्टर b है, इनका जो सम है क्या होता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b है, उसका मॉड लिया तो हो जाएगा r। ये ट्रायंगल OAB में ट्रायंगल सबसे बड़ी साइड है जिसका वैल्यू निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये वाला जो ट्रायंगल था वो AB, वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये नहीं था तो फिर क्या होगा, हमारे पास इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो B से एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर दो और इसको मिला दो। तो ये जो ONB है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ONB राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको एडजेसेंट मानो, इसको क्या मानो, इसको अपोजिट मानो, इसको हाइपोटेन्यूज मानो। तो ON का स्क्वायर प्लस NB स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर, जैसा कि मैंने लिखा है। लेकिन ON जो है वो दो पार्ट में है, OA प्लस AN में है, OA प्लस AN बराबर OM है। तो फिर क्या करो, AN का वैल्यू निकालो, और तो AN का वैल्यू निकालेगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos थीटा होता है। तो अपोजिट बराबर हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा हो जाएगा, सॉरी एडजेसेंट बराबर, और अपोजिट अपॉन ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बराबर sin थीटा। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर sin थीटा, तो अपोजिट बराबर हाइपोटेन्यूज इनटू sin थीटा। ये वैल्यू यहाँ से मिल गई तुमको। फिर क्या किया हमने, इसको सम, ये जो वैल्यूज है यहाँ पे पुट कर दिया। तो वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो OB स्क्वायर बराबर ON कितना, OA प्लस AN का होल स्क्वायर प्लस BN का होल स्क्वायर। OA प्लस AN क्या है, A प्लस AN कितना B cos थीटा प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको x प्लस y का होल स्क्वायर से हमने खोल दिया, तो A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, 2A ये वाला y जो है B cos थीटा, तो B स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज y स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म है। तो हमने B स्क्वायर को कॉमन लिया है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो ये बचेगा B स्क्वायर। तो यहाँ लिखा A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर। तो OB को हमने क्या माना था, R माना था, तो OB स्क्वायर की जगह क्या रख दिया R स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर, तो R इक्वल टू अंडर रूट 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर, एंड दैट इज द रिजल्टेंट या मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B। रिजल्टेंट हमको क्या मिला है बेटा, R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, if थीटा इक्वल टू 0, तो R इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा की जगह क्या रखोगे 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। ये रट्टा मार लो, ट्रिग्नोमेट्री 10 क्लास की बुक में बहुत सारा लिखा हुआ। ये कितना हो जाएगा 1। तो R इक्वल टू कितना होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू 1। ये क्या है A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो इसको हम लिख सकते हैं R इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर। स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के दुश्मन है, तो R इक्वल टू क्या मिलेगा A प्लस B, मतलब मॉड A प्लस मॉड B बराबर हम लिख सकते हैं मॉड A प्लस मॉड वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस B अगर उनके बीच का एंगल 0 है, ठीक। तो ये क्या है R मैक्स है, क्या है ये R मैक्स है, दैट इज A प्लस B। तो अगर दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल थीटा 0 है, तो
तो आर जो रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके सम से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, एक 4 न्यूटन का फोर्स है और एक 2 न्यूटन का फोर्स है, और आपको पूछता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो 4 2 6 न्यूटन होगा। आप समझ लोगे कि सर इसको डायरेक्टली जोड़ना है क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 लेना है। तो अगर दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल 0 है तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा, उससे ज्यादा रिजल्ट नहीं हो सकता या उससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती रिजल्टेंट की। तो अगर दो वेक्टर का सम करेंगे दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। समझ आया? अब आइए आगे बढ़ते हैं। बताओ ये इसको ना केस फर्स्ट लिख लेना, अब हम लोग केस सेकंड लिखेंगे। आइए केस सेकंड, ठीक है। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, और cos 180 डिग्री होता है -1, रट्टा मारो। तो r इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बोलो मेरे साथ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो r इक्वल टू होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की जगह क्या रखूं, 180। तो ये पूरी वैल्यू कितनी है, -1। तो r इक्वल टू क्या होगा बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर a माइनस b का होल स्क्वायर। स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के दुश्मन हैं तो एक दूसरे को मार देगा। तो क्या मिलेगा, a माइनस b बराबर r, और इसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम, एंड दैट इज वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो दो वेक्टर हैं, उनका वैल्यू या उनका रिजल्टेंट मिनिमम आएगा जब आपके पास थीटा उनके बीच का क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। समझे? तो चलिए, आई होप आपको क्लियर है। अब एक नोट लिखेंगे हम लोग, ये सेकंड हो गया। अब नोट लिखते हैं, ठीक है। नोट लिखिए, नोट है इफ vector A and vector B are two vector, then their resultant lie between vector A minus A minus B less than or equal to R less than or equal to A plus B। तो समझे? मतलब अगर दो वेक्टर है तो उसका जो रिजल्टेंट आने वाला है या तो a माइनस बी होगा, या तो a प्लस बी होगा, या तो a माइनस बी से लेके a प्लस बी के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी उसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन क्या होता है, क्या समझे? मतलब कुछ भी है वो कहाँ लाई करेगा, मिनिमम से मैक्सिमम लाई करेगा। मेरा हाइट अगर 5.5 फीट है या 6.25 फीट है तो मेरा हाइट कहाँ लाई करेगा, 0 से लेके 6.25 फीट या 5.5 फीट। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5.5 फीट, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। तो मेरा जो रिजल्टेंट जो हाइट है वो कहाँ लाई करेगा, मिनिमम से मैक्सिमम। तो जो ये रिजल्टेंट होता है किसी वेक्टर का, वो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, उन दोनों वेक्टर का डिफरेंस, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, उन दोनों वेक्टर का सम। कोई दो वेक्टर है तो उनका रिजल्टेंट का जो मिनिमम वैल्यू होगा उन दोनों वेक्टर के डिफरेंस के बराबर होगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। हाँ क्या सर, अगर दो वेक्टर है तो उनका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा a माइनस बी, और अगर दो वेक्टर है उनका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, a प्लस बी। तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच लाई करेगा या तो मिनिमम भी होगा। तो अगर ये नहीं होता तो हम बोलते हैं कि मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में कहीं है, लेकिन अगर हमने इसको इक्वल टू भी लगा दिया मतलब हुआ कि ये a माइनस बी भी हो सकता है। अगर हमने इक्वल टू लगा दिया मतलब a प्लस बी भी हो सकता है। मतलब r अगर है, रिजल्टेंट है दो वेक्टर का, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट a माइनस बी होगा या a प्लस बी होगा, या a माइनस बी से लेके a प्लस बी के बीच में कहीं होगा। समझे? मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है सर, अगर मान लो वेक्टर a बराबर 7 न्यूटन है और वेक्टर b बराबर 5 न्यूटन है, तो आपके पास जो r मैक्स होगा वो कितना होगा, और ये बोलते हैं रिजल्टेंट में भी, रिजल्टेंट क्या बोलते हैं,
ए में बोलता है 4, बी में बोलता है 3, सी में बोलता है 2 और डी में बोलता है मान लीजिए इसको ले ले तुम 1, ठीक है 8 बोल, ठीक ऐसा बोल। ये बोला है क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, एक 7 है और एक 1 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? फोर्स है दो, एक 7 न्यूटन का फोर्स है, दूसरा 1 न्यूटन का फोर्स है, दोनों वेक्टर। ये बोल रहा है कि इनका रिजल्टेंट हो सकता है। क्या इनका रिजल्टेंट 4 हो सकता है? तो अगर तो तुमको चेक करना पड़ेगा इनका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 7 माइनस 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 7 प्लस 1। मतलब जो रिजल्ट आएगा वो 6 और 8 के बीच में आएगा। मतलब जो रिजल्ट आएगा या तो 6 होगा या तो 8 होगा या इसके बीच की वैल्यू होगी। अब आंसर देखा तुमने कि सर क्वेश्चन है कि वेक्टर ए है वेक्टर बी है, इनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है? तो 4 है क्या, तो वो चेक करने के लिए इसका मिनिमम निकालो। मिनिमम क्या निकाला तुमने? ये मिनिमम कम से कम, और ये क्या निकाला तुमने? मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है 8 और मिनिमम कितनी हो सकती है 6। तो ये जो 4 है क्या 6 और 8 के बीच में आता है? नहीं आता सर, मतलब ये आंसर नहीं है। 3 6 और 8 के बीच में आता है क्या सर? नहीं आता, मतलब ये रिजल्टेंट नहीं हो सकता। 2 6 और 8 के बीच में आता है क्या? नहीं आता है सर। 8 है ना, ये भी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, मतलब यही क्या है आंसर है। सन्नाडो नहीं आया समझ? आया है, पक्का है, ठीक है। तो हमको ऐसे क्वेश्चन वेक्टर में पूछेगा, ठीक है। ये नहीं बोलेगा कि ए है बी है उनके बीच का एंगल 30 है, बोलो रिजल्टेंट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos 30 बराबर सन्नाडा, समझे? ऐसा नहीं बोलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका रिजल्टेंट कैसे चेक करेंगे कि क्या हो सकता है। इसका रिजल्टेंट 7.5 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, 6.5 भी हो सकता था। 6 और 8 के वैल्यू में जितनी भी वैल्यू हो सकती है वो रिजल्टेंट हो सकता है, लेकिन इसके बाहर वाली और इसके बाद वाली वैल्यू कभी इसका रिजल्टेंट नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम से कम हो ही नहीं सकता और मैक्सिमम से ज्यादा भी नहीं हो सकता। समझ में आया कुछ? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये नोट एकदम सन्नाटे का रट्टा मारेगा, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, नहीं मैं करता हूं फिर तुमको क्वेश्चन देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, वेक्टर a बराबर 12 और वेक्टर b बराबर 7। ये बोल रहा है रिजल्टेंट ऑफ these vector lie between वेक्टर ए हो गया, ऑप्शन ए है, वेक्टर बोल रहा हूं, ऑप्शन ए है 6 and 20, ठीक। ऑप्शन बी है 5 and 19, ऑप्शन सी है 6 and 18, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्या है बोला है कि इनका रिजल्टेंट किसके किसके बीच में लाई करेगा। इसका रिजल्टेंट कहां कहां लाई करेगा? इसके मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू के बीच में। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? डिफरेंस लो, तो डिफरेंस लेगा कितना आएगा 5, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 7 2 9 19। तो ये क्या हो गया मिनिमम, ये क्या हो गया मैक्सिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम के बीच में इसका वैल्यू लाई करेगा या रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट कहां आएगा? यहां से यहां आएगा। तो 6 है नहीं आपके पास और 20 19 के पार हो गया, मतलब ये आंसर नहीं है। ये वाला आंसर बिल्कुल है, चूंकि वही आ रहा है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि 6 तो 5 के बाद है, ठीक है, लेकिन 18 19 से कम है, मतलब ये भी नहीं होगा और ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर इज बी। समझे? थोड़ा बाउंस जा रहा होगा ये, बट धीरे धीरे आने लग जाएगा। चलिए फिर एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आपको सिंपल क्वेश्चन देता हूं, ठीक, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वेक्टर a इक्वल टू 2 न्यूटन और वेक्टर b इक्वल टू 12 न्यूटन। फाइंड आउट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है, आपको बताना है कि इनका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है। तो मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू आप कमेंट में बताएंगे, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिया था ना, तो उसी सीक्वेंस में ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमको याद नहीं कितने क्वेश्चन करा दिए, बट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप देंगे, और जब इसका आंसर देंगे तो 6 देंगे तो हम समझ जाएंगे, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप केस थर्ड लिखते हैं। इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और बच्चे यहाँ पे रट्टा मार लो, जैसे मुझे रट्टा हुआ है cos 90 बराबर 0, तो आपके पास रिजल्टेंट कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos क्या लिखेगा 90, ये वैल्यू कितनी है 0, ये पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। 0 की खासियत है जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसको क्या करेगा, अपने जैसा बना देगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज द रिजल्टेंट एट 90 डिग्री, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हमने आज क्या पढ़ा है ये आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ज्यादा हैवी लेक्चर हो रहा है, शायद आप देख नहीं रहे, आधे घंटे का लेक्चर अब बनाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा, रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा a बराबर, अगर थीटा बराबर 0 है तो r बराबर a प्लस b होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब जो b था आपके पास, तो थीटा बराबर 180 डिग्री, तो r इक्वल टू कितना था, a माइनस b, वेक्टर नहीं लिखना है। ये क्या है आपके पास, मिनिमम वैल्यू है। और c क्या था आपके पास, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो r इक्वल टू कितना आया था, वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर नहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इतना तुमको रटा होना चाहिए, ठीक है। आपके पास cos 180 डिग्री का वैल्यू जो यूज हुआ है वो -1 होता है, cos 90 कितना होता है आपके पास 0 होता है, और cos 0 कितना होता है 1 होता है। sin 180 कितना होता है 0 होता है, sin 90 कितना होता है 1 होता है, और sin 0 कितना होता है 0 होता है। तो ये हम लोग थोड़ा थोड़ा सिखाते चला जाएगा, रट्टा मार लेना। तो ये रट्टा मार लेना, और ये फार्मूले आपको क्लियर है। क्वेश्चन जो 2 दिए हैं उसके क्वेश्चन को कमेंट में लिखना है, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू।